Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the AC circuits, right? In total, we have discussed the seven cases in which inductor, capacitor, and resistors are being connected in series. In any of the combination, right? जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था LCR, जिसमें एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों कनेक्टेड थे और उसके लिए हमने पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन निकाला था. ऑल्सो वी हैव डिस्कस द फेज डायग्राम फॉर दिस, राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पावर इन AC. आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनका कुछ पावर होता है, राइट. जैसे हम एक बल्ब लेने गए तो वो भी कोई पर्टिकुलर पावर, जैसे कि 10 वॉट का, 0 वॉट का, 15 वॉट, 20 वॉट, इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कुछ पावर होता है. इसका मतलब कि जो AC करंट होगा उसका भी कुछ ना कुछ पावर होगा, राइट. सो अगर हम AC करंट की बात करें, हम मार्केट में जब भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम वॉट का बल्ब लेकर आएं, राइट. हम क्यों चाहते हैं कि हम कम से कम वॉट का बल्ब लेकर आएं? बिकॉज अगर उसका पावर जितना कम होगा वो उतनी कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, राइट. आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम. और वर्क आपको पता है, वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज एनर्जी अपॉन टाइम. सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. इसका मतलब अगर पावर ज्यादा तो वो एनर्जी को भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और अगर पावर कम तो वो कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, राइट. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जितने कम से कम वॉट का बल्ब लाएंगे या जितने कम से कम पावर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाएंगे वो उतनी कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, राइट. सो हम ये कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलेंगे द पावर ऑफ AC करंट, राइट. सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज पावर. जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ AC सर्किट, राइट. अगर हम DC की बात करें तो DC में AC करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? पावर, राइट. करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? पावर. अगर हम DC की बात करें तो, और AC में जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजम्पशन का रेट, राइट. ऑल्सो एक चीज यहाँ पर मेंशनेबल है कि अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखें, सो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट कैन बी डिनोटेड बाय एवरेज पावर of circuit is equals to instantaneous value of current into instantaneous value of voltage. तो आपके पास पावर के लिए फॉर्मूला आ गया, दैट इज एवरेज पावर ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इंटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है जब एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट वैल्यू इज सेड टू बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट. ऑल्सो एक चीज यहाँ पर मेंशनेबल है कि जो करंट और पोटेंशियल होंगे वो दोनों ही टाइम के फंक्शंस हैं, राइट. वी कैन से दैट this V is function of t, also the current is function of t. मतलब t के साथ साथ जो potential और current है वो continuously change होंगे, right. So they are continuously changing with respect to time, so that's why they are the continuous functions of time, right. Also एक चीज आपको पता है that V is equals to V node sin omega t, right. ये expression we are familiar with the expression where that V is equals to V naught sin omega t, where V naught is the peak value of voltage, omega is the angular velocity,
t इज द टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और अगर इसके लिए मैं करंट की बात करूं तो जो करंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू I नोड साइन ओमेगा t माइनस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी फाई। ऑल्सो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हैं, वोल्टेज की और करंट की। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट द पावर, एंड हियर आई एम गेटिंग द एवरेज पावर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर AVG, where this AVG is denoting me that I am talking about the average power. So instantaneous value of current हो जाएगी I नोड साइन ओमेगा t माइनस फाई इंटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी V नोड साइन ओमेगा t, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया है, I नोड और I और V की वैल्यू को जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। टर्म्स को अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें so that we will get V node I node sin omega t into sin omega t minus फाई। कुछ नहीं किया, आपने जस्ट टर्म्स को अरेंज कर लिया है। ऑल्सो एक चीज हमको पता है दैट साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो आपको पता है। इट इज टू साइन ए sin b is equals to cos a minus b minus cos a plus b. We know this thing, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट टू साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू cos a minus b minus cos a plus b। अगर मैं यहाँ पे इसको इस टर्म के साथ कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा t और b की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा t माइनस फाइव, और उन वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूंगा सो दैट आई विल गेट, अच्छा इसके लिए हमको यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो 2 के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एवरेज पावर दैट इज PAVG इज इक्वल्स टू 1/2 as it is we have written. Also this V node into I node I have written as it is. ये हो जाएगा cos A minus B, where this A is what? Omega t minus B कितना हो जाएगा? Omega t minus phi. So I have written omega t minus phi as it is. Minus cos a plus b, so it will be omega t plus omega t minus phi, right? So आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, this is the expression that you have got from here. यहाँ से अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर दूं so that I will get v नोड I नोड as it is, it will become cos, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, so that we will get, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ प्लस का फाई हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कैंसल और यू विल गेट कॉस फाई हियर, राइट, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, राइट। आपके पास ये टर्म आ गई दैट इज कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, cos 2 omega t minus 5. नाउ इस √2 को मैं ऐसा लिख ये जो 2 है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा लिख लेता हूँ दैट दिस इज √2 इंटू √2, राइट। हम इस 2 को √2 इंटू √2 लिख लेते हैं। और हमको एक चीज और पता है दैट कंप्लीट साइकिल की जब हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में जो कॉस की वैल्यू होती है दैट इज 0, राइट। जब हम कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो कंप्लीट साइकिल में जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं। सो इस यहां से हमारे पास आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये वाली जो टर्म है वो 0 के बराबर हो गई, सो दैट यू विल गेट P एवरेज इज इक्वल्स टू V नोट बाई √2 इंटू I नोट बाई √2 इंटू cos
phi. This is the term that you have got till now from here. Also आपके पास एक चीज आ जाएगी यहाँ से, this v नोट by root 2. आपको पता है v नोट by root 2 कितना हो जाएगा, it is equals to VRMS into I नोट by root 2 कितना हो जाएगा, it is equals to IRMS into cos phi, right? So आपके पास एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला आ गया, that is it is equals to VRMS into IRMS into cos phi, and this is the formula for average power that we have already discussed, right? Also there is one thing mentionable here that हमको पता है कि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम पावर बोलते हैं. तो यहाँ से अगर मैं RMS वोल्टेज और RMS करंट का प्रोडक्ट निकालूं तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा that will be equals to the RMS value of power, right? So that you will get P average is equals to P RMS into cos phi, and this is the term that we have got from here, right? This will be the expression for the average power, where this P RMS is called the virtual power. इसको हम बोलेंगे virtual power, right? This term is said to be virtual power. Now आगे बढ़ते हैं. We are going to discuss our next topic, that is the wattless current. आपने सुना होगा wattless current क्या होता है. About that we are going to discuss here. So what do we mean by wattless current? That thing we will discuss. Wattless current समझते हैं. Wattless current समझने से पहले अभी हमने जो पावर का एक्सप्रेशन निकाला था, that I am writing here, that average power is equals to VRMS into IRMS into cos phi, where phi is the phase difference, right? अगर मैं phi is the phase difference की अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा होता है उसमें वोल्टेज जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री, राइट? और एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें करंट लीड करता है 90 डिग्री से. मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होगा और एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, उन दोनों में ही वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का. द डिफरेंस इज दैट कि एक में वोल्टेज लीड कर रहा है और दूसरे में करंट लीड कर रहा है, राइट? सो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट? तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट? सिंस cos 90 इज इक्वल्स टू 0, सो उस केस में आपके पास एवरेज पावर कितना आ गया, 0. और इस तरीके के सर्किट को, इस तरीके के करंट को हम बोलेंगे वॉटलेस करंट. तो एक ऐसा करंट जिसका पावर 0 हो, जिसका एवरेज पावर 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट, राइट? तो इस तरीके का करंट वॉटलेस करंट कहलाता है जिसका पावर 0 होता है. ऑल्सो एक चीज, इस तरीके का पावर आपको कब मिलेगा, जब एक एसी सर्किट में या तो कैपेसिटर लगा हो या इंडक्टर लगा हो, राइट? बिकॉज उसी केस में हमको वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 मिलता है. इसके अलावा किसी भी केस में हमको वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 नहीं मिलेगा. सो एक सिंपल सा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर या कैपेसिटर लगा है, उसमें जो पावर होगा एसी का वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें phi की वैल्यू हमारे पास 0 ही है, राइट? हालांकि किसी भी हमको ये भी पता है कि अगर किसी भी करंट का पावर 0 हो गया मतलब वो बिल्कुल भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है. तो प्रैक्टिकली अगर इस चीज को देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली अगर ये सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन है फॉर द पावर टू बी एवरेज, बट प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो एनर्जी को कंज्यूम करता ही है डेफिनेटली. और जब वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में डेफिनेटली कन्वर्ट होगी, और जब एनर्जी का कन्वर्जन होगा तो उस केस में हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ पावर जो है वो होगा.
सो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है टू फॉर अ करंट टू बी वॉटलेस current, right? But this is just the ideal condition. Now the next topic that we are going to study is choke coil, right? choke coil क्या होती है वो समझते हैं. What do we mean by choke coil? That thing we are going to discuss here. तो choke coil जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी तरह की coil की बात की जा रही है, right? ऑल्सो हमको ये भी चीज़ अभी हमने डिस्कस की कि जब भी किसी वायर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? जो कि कहीं ना कहीं हम नहीं चाह रहे हैं. इट इज़ जस्ट अवर एनर्जी लॉस एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस एनर्जी लॉस. हम इस एनर्जी लॉस को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द चोक कॉइल, राइट? सो एक ऐसा डिवाइस जो कि हीट लॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट लॉस के से बचाता है या हीट लॉस को प्रिवेंट करता है या रिड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं चोक कॉइल, राइट? सो बेसिकली चोक कॉइल कुछ नहीं होती है. इट्स जस्ट दैट आपने एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया. सपोज वी हैव टेकन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन और उस सॉफ्ट आयरन के पीस पर अगर मैं कॉपर वायर को वाउंड कर देता हूं लाइक दिस, राइट? सपोज हमने एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को वाउंड कर दिया है. सो ऑन वाइंडिंग दैट कॉपर वायर ऑन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, और उसको अगर मैं एक ऐसी सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं तो दिस काइंड ऑफ कॉइल इज सेड टू बी द चोक कॉइल, राइट? इस तरीके की कॉइल को हम क्या बोलेंगे? choke coil. So this is basically the working of choke coil, that it opposes the flow of opposes the loss of energy, the loss of electrical energy in the form of heat energy, right? So this is basically what the working principle of choke coil. इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रांसफॉर्मर, राइट? ट्रांसफॉर्मर अपने आप में एक अलग से टॉपिक है. इट इज अ लार्ज टॉपिक जिसके कुछ टाइप्स भी हैं. हमको इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ समझना है. एंड बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी नीड टू प्रैक्टिस अबाउट द पावर ऑफ द एसी सर्किट. ऑल्सो हम चोक कॉइल के एवरेज पावर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ऑल्सो जो हमने 7 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट समझे हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, राइट? एंड फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्टडिंग द ट्रांसफॉर्मर. नाउ वन न्यूमेरिकल इज बीइंग गिवन टू अस हियर. सबसे पहले वी शुड गो थ्रू द न्यूमेरिकल. इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and self-inductance of 1/10 pi Henry are attached in series. आपको एक AC सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 ohm, राइट? ऑल्सो हमको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 1/10 pi. तो जो चीजें हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, राइट? ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. अगर हमने एक सोर्स लिया है जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, राइट? सो 100 वोल्ट की आपने एक एसी सोर्स लिया और 50 हर्ट्ज ईएमएफ इज कनेक्टेड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? दैट इज 50 हर्ट्ज. सो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं. हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको पावर लॉस कैलकुलेट करना है, राइट? मतलब पावर लॉस कितना होगा, दैट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट. फॉर दिस पावर लॉस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS इनटू IRMS इनटू cos phi, राइट? तो यहाँ से मुझे VRMS की वैल्यू पता होनी चाहिए, RMS की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos phi की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से एवरेज पावर निकाल पाएंगे. बट डायरेक्टली अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट VRMS की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 100 वोल्ट, राइट? सो वी कैन राइट हियर VRMS इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट. आपके पास VRMS की वैल्यू है, हमको IRMS की वैल्यू
निकालनी है, राइट। सो IRMS के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन में Z, वेयर Z इज द इम्पिडेंस। बट अगर हम यहाँ पे Z देखें तो हमारे पास Z भी नहीं है, तो सबसे पहले हमको Z निकालना पड़ेगा, राइट। सो हमने पढ़ा है एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हो, उसमें Z के लिए फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस। यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू है दैट इज 10, ऑल्सो हमारे पास XL की वैल्यू है दैट विल बी, XL की वैल्यू नहीं है, वो हमको निकालनी पड़ेगी, राइट। सो XL के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, राइट। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इनटू L। अब मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें हैं तो हम पुट कर देते हैं, दिस विल बी 2 पाई, न्यू की वैल्यू हमारे पास है 50 इनटू L की वैल्यू हो जाएगी 1/10 पाई, ये 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 2 जा 10 ओम, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XL दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। हमारे पास XL की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 10 ओम। यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 अंडर रूट ऑफ 200, राइट। सो Z दैट इज इम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 ओम। और अंडर रूट ऑफ 200 को हम कैसा लिख सकते हैं, इसके लिए एलसीएम ले लिया, 200 2 5 जा, इसको हम लिख सकते हैं 10√2 ओम, राइट। ये 10√2 कैसे लिखा, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, दिस थिंग आई शुड नॉट एक्सप्लेन हियर। सो आपके पास यहाँ से Z की वैल्यू आ गई। अब इस Z की वैल्यू को पुट करके हम यहाँ से IRMS निकाल लेते हैं, वी विल गेट IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन में Z। VRMS की वैल्यू है 100 अपॉन में Z की वैल्यू है 10√2 एंड दिस थिंग यू विल गेट 10 अपॉन में √2। सो आपके पास IRMS की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में √2। ऑल्सो आपके पास एवरेज VRMS की वैल्यू है दैट इज 100 वोल्ट। अब बचा हमारे पास cos phi, तो हमको cos phi की वैल्यू निकालनी है। cos phi के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, दिस cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन में Z, राइट। दैट इज द रेजिस्टेंस अपॉन में जो आपका इम्पिडेंस, इम्पिडेंस है वो। रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 10, जो Z की वैल्यू हमारी निकली है, द वैल्यू ऑफ Z इज 10√2, इससे ये कैंसल एंड वी विल गेट इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos phi, दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS, दिस इज द वैल्यू ऑफ VRMS। ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS दैट इज 100, IRMS आ गया दैट इज 10 अपॉन में √2 इनटू cos phi की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में √2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 500 और पावर की यूनिट होती है वॉट, राइट। सो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगा दैट दिस इज इक्वल्स टू 500 वॉट। सो इसी तरीके से हमको जो न्यूमेरिकल्स हैं दैट कैन कम इन द एग्जाम्स, इसीलिए हमको सारे फॉर्मूले जो हैं वो टिप पर होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑल्सो जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए दैट कहाँ पे इम्पिडेंस यूज होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे इंडक्टेंस, राइट। एंड इस सब के साथ साथ मैंडेटरी है कि हमको सारी चीज़ों की SI यूनिट पता हो, राइट। बिकॉज अगर आप पूरा क्वेश्चन सही कर रहे हो, लास्ट में SI यूनिट नहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पर आपका कुछ मार्किंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अननेसेसरीली जो मार्किंग रिड्यूस नहीं करे इन चीज़ों का, दीज आर अ वेरी स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट, while solving the numericals. So that's all for today's class. Thank you.